नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। और मैं हूं आपके साथ सुरेश कुमार राव, वरिष्ठ अध्यापक। आज एक बहुत ही शानदार, जानदार और आपकी तैयारी को परखने के लिए एक बहुत ही कारगर क्लास, जिसके अंदर आप मनोविज्ञान में व्यक्तित्व से संबंधित 20 क्वेश्चन की ये सीरीज़ देखेंगे। आज की ये क्लास देखेंगे और लगातार अपनी ये सीरीज़ है वो समय समय के ऊपर ये सेशन है वो आपके समक्ष प्रस्तुत किया जाता रहेगा। आज की इस क्लास के अंदर अपन व्यक्तित्व से जुड़े हुए बहुत ही महत्वपूर्ण और पूर्व की परीक्षाओं के अंदर पूछे गए प्रश्न हैं, उनको लेकर के मैं आपके सामने हाजिर हूं। आप इससे यह परख सकते हैं कि व्यक्तित्व का टॉपिक आपने जहां कहीं से भी, हालांकि अपने इस प्लेटफॉर्म के ऊपर भी व्यक्तित्व की पूरी जो क्लासेज हैं वो अपलोड की जा चुकी हैं। अगर आपने अब तक व्यक्तित्व की थ्योरी नहीं पढ़ी है तो उन क्लासेज को अवश्य देखें। सेकेंड ग्रेड साइंस के अगर अभ्यर्थी आप हैं तो केमिस्ट्री से जुड़ी हुई 2 यूनिट हैं, सॉल्यूशन वाली यूनिट और जो अपनी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाली यूनिट है वो भी कंप्लीट हो चुकी है, तो उनको भी आप अवश्य देखें। मनोविज्ञान से जुड़ी हुई ये जो सीरीज़ है उसके अंदर आप बहुत ही महत्वपूर्ण 20 प्रश्न देखेंगे जो कि अलग अलग तरह की एग्ज़ाम्स के अंदर पूछे गए हैं। और ये शिक्षक भर्ती परीक्षा के अंदर, चाहे वो 3rd ग्रेड है, 2nd ग्रेड है, 1st ग्रेड है या फिर ये रीट की एग्ज़ाम है, उसमें मनोविज्ञान है वो निश्चित तौर पर उपस्थित होता है एक विषय के रूप में। और उसका एक टॉपिक अपना आज का रहेगा व्यक्तित्व। तो आप लोग लगातार इसके ऊपर, वीडियो के ऊपर बने रहें और देखें कि आप इनमें से कौन कौन से क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन 20 में से अटेम्प्ट कर पाते हैं। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन है अपना, मुख्य रूप से जब देखते हैं तो पहले प्रश्न के अंदर रोरसा इंक ब्लॉट परीक्षण, यानी कि हरमन रोरसा के द्वारा दिया गया जो IBT इंक ब्लॉट टेस्ट है, स्याही धब्बा परीक्षण है, उसमें शामिल है क्या है। यानी कि मुख्य रूप से 2nd ग्रेड 2018 के अंदर पूछा हुआ प्रश्न है कि इसमें मुख्य रूप से इंक ब्लॉट टेस्ट के अंदर जो 10 कार्ड शामिल होते हैं, इन 10 कार्ड का जो अलग अलग व्यवस्था रहती है वो किस प्रकार की है। तो 5 ब्लैक कार्ड और 5 कलर्ड यानी कि रंगीन कार्ड, 10 काले तथा 10 सफ़ेद कार्ड। अब मुख्य रूप से यहाँ पर ही ये चीज़ तो यहीं कैंसिल हो जाती है कि इसके अंदर जब 10 कार्ड हैं तो 20 कार्ड होने की संभावना तो है ही नहीं। इसके बाद 5 काले व सफ़ेद तथा 5 हैं वो रंगीन कार्ड और 10 बहुरंगी कार्ड या फिर अनुत्तरित प्रश्न। ये भी आजकल हर एक एग्ज़ाम के अंदर जो आप क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं तो उनके लिए अपने को ई ऑप्शन है वो अटेम्प्ट करना पड़ता है, जो अपनी OMR शीट होती है उसके अंदर इसको भरना होता है। अब देखिएगा, ये ऑप्शन तो ऑटोमेटिक खारिज हो गया कि इसके अंदर तो 20 कार्ड आ गए संख्या के अंदर। अब यहाँ देखते हैं इसके अंदर तो 5 ब्लैक और 5 कलर्ड ऐसे कार्ड इसमें नहीं होते हैं। 10 के 10 मल्टी कलर वाले कार्ड भी इसमें नहीं होते हैं। इसमें कार्ड कैसे होते हैं, इसके अंदर होते हैं जो 5 कार्ड होते हैं वो होते हैं ब्लैक एंड वाइट। इसके बाद में 2 कार्ड जो होते हैं वो ब्लैक, वाइट प्लस रेड ये होते हैं। और 3 कार्ड जो होते हैं वो इसके अंदर मल्टी कलर होते हैं। तो मुख्य रूप से इसके अंदर भी 2 से अधिक रंग आ रहे हैं, इसलिए इन 5 कार्ड को क्या मान लिया जाता है, रंगीन कार्ड। इस तरह से इस क्वेश्चन को पूछा हुआ है। तो क्वेश्चन में देखो, साइकोलॉजी के अंदर क्वेश्चन हैं वो वही फिक्स होते हैं, बार बार आते हैं, लेकिन उसका फॉर्मेट थोड़ा सा चेंज कर दिया जाता है। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, 5 ब्लैक एंड वाइट, ठीक है, 5 काले व सफ़ेद और 5 क्या हो जाएंगे, इन 2 को ब्लैक, वाइट, रेड को इसके अंदर ऐड कर देंगे तो ये 5 कार्ड हैं वो क्या होंगे, यहाँ पर रंगीन कार्ड होंगे। तो अपना ऑप्शन जो सही कौन सा चला जाएगा, C ऑप्शन है वो राइट चला जाएगा। चलिए बात करते हैं आगे अपन अगले क्वेश्चन की। तो देखिएगा, दूसरा प्रश्न अपना है बेलोक का जो व्यक्तित्व मापन हेतु बालकों के प्रसंग बोध परीक्षण, ये क्या है मुख्य रूप से, ये अपना है CAT चिल्ड्रेन एपर्सेप्शन टेस्ट, ठीक है, CAT, ठीक है। तो बालक अंतर्बोध या प्रसंग बोध परीक्षण ये किस आयु वर्ग के लिए किया गया था, बेलोक के द्वारा, ठीक है। तो ये मुख्य रूप से देखिएगा, यहाँ 0 से 5, 2 से 5, 5 से 10 ये आयु वर्ग है वो किसी में भी नहीं था। मुख्य रूप से आयु वर्ग थे तो अलग अलग, जैसे 14 वर्ष के बालकों से
अधिक आयु वर्ग के लिए जैसे TAT था, SCT सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट है, ये भी मुख्य रूप से अपन यूँ देखते हैं कि 14 से 19 वर्ष के जो बालक होते हैं उनके लिए आता है। ठीक है, तो यहाँ जो अपना ऑप्शन सही जाएगा, बेलोक का जो CAT टेस्ट है, चिल्ड्रेन एप्रिसेप्शन टेस्ट है, ठीक है, वो उसका आयु वर्ग रहता है 3 से 10 वर्ष। तो अपना ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? 3 से 10 वर्ष। इसके बाद में अपन आगे की बात करते हैं, अगला क्वेश्चन। तो देखिएगा 3rd क्वेश्चन, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। सबसे पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना जरूरी है। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, ठीक है, तो इसको प्रासंगिक या फिर मुख्य रूप से अपन क्या कर सकते हैं, प्रसंग कोई भी है यानी कोई भी बिंदु है, ठीक है, तो इसके लिए जो टेस्ट है वो कौन सा है? थेमेटिक एप्रिसेप्शन परीक्षण है, ठीक है, TAT। तो अपने को क्वेश्चन की जड़ तक पहुंचना है, वो जरूरी है कि क्वेश्चन है वो कौन सा पूछा जा रहा है, तो ये किसके द्वारा दिया गया? तो TAT यह परीक्षण हरमन रोरसा, लियोपोल्ड बेलोक, होल्ट्जमैन, मॉर्गन एंड मुरे या फिर अपना अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन रहेगा। तो अपन यहाँ पर जो बात करेंगे, ये 5वां ऑप्शन तो मैंने इसलिए डाल रखा है कि क्वेश्चन की प्रैक्टिस में अपने साथ में जुड़ा हुआ रहे। तो यहाँ पे देखिएगा मुख्य रूप से जो TAT ये परीक्षण है, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण है, ये परीक्षण किसके द्वारा दिया गया? मॉर्गन एवं मुरे के द्वारा दिया गया। तो अपना राइट आंसर कौन सा चला जाएगा? डी ये ऑप्शन है वो अपना क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। डी ऑप्शन अपन क्लिक करेंगे इसके अंदर। इसके बाद बात करते हैं आगे। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? निम्न में से व्यक्तित्व आंकलन की प्रक्षेपण विधि। देखिए मुख्य रूप से व्यक्तित्व के मापन हेतु या व्यक्तित्व के आंकलन हेतु, ये PTI 2015 के अंदर पूछा हुआ प्रश्न है। व्यक्तित्व की प्रक्षेपण जो प्रोजेक्टेड मेथड होती हैं, प्रोजेक्टिव मेथड होती हैं, उनके अंदर कौन कौन सी विधियां शामिल होती हैं? तो ये 4 विधियां तो मुख्य रूप से अपन देखते हैं, TAT है, IBT है, ठीक है, इसके अलावा SCT है, सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट है, ठीक है। तो ये विधियां जो आती हैं मुख्य रूप से, रोरसा वाला जो IBT टेस्ट हो गया, TAT हो गया, SCT हो गया, ठीक है, ये सभी परीक्षण जो आते हैं वो किसके अंदर आते हैं? प्रक्षेपण विधियों के अंतर्गत आते हैं। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ अपन देख रहे हैं कि इनमें से कोई सा भी टेस्ट है वो यहाँ नहीं दिया जा रहा है, लेकिन मेन चीज क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा कर रखा गया है। कहानी रचना, प्रश्नावली, जीवन इतिहास यानी कि केस स्टडी मेथड और साक्षात्कार विधि। तो ये सभी विधियां जो होती हैं वो व्यक्तिनिष्ठ होती हैं। ये विधियां हैं वो कौन सी हैं? व्यक्तिनिष्ठ या आत्मनिष्ठ विधियां आती हैं, यानी कि ये मुख्य रूप से अप्रक्षेपी विधियों के अंदर आती हैं, अप्रक्षेपी मेथड्स के अंतर्गत ही आएंगी। लेकिन ये जो अपन कार्ड वाली जो जितनी विधियां देखते हैं, उन विधियों के अंदर क्या होता है कि अलग अलग कलर के कार्ड दिखा करके और बच्चों को या जिनके ऊपर परीक्षण किया जाता है, व्यक्तित्व का आंकलन किया जाता है, उनको कुछ न कुछ लिखने के लिए और मुख्य रूप से कहानी लेखन के लिए, ठीक है, कहानी लेखन की बात कही जाती है। तो कहानी रचना है वो इन सभी विधियों के अंदर, यानी प्रक्षेपण विधियों के अंदर कौन सी चीज़ शामिल होती है? कहानी लिखने की घटना है वो शामिल होती है। तो मुख्य रूप से यहाँ पर अपना आंसर है वो क्या जाएगा? प्रक्षेपण विधियों से संबंधित है, तो कहानी लिखवाने की घटना है वो इन सभी विधियों के अंदर, प्रक्षेपी विधियों के अंतर्गत शामिल होती है। तो अपना जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। जबकि ये विधियां हैं वो अपनी कौन सी हैं? व्यक्तिनिष्ठ विधियां हैं, अप्रक्षेपी विधियां हैं। आगे बात करते हैं अपन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिएगा, निम्न में से कौन सा बुरे प्रबंधन, बैड मैनेजमेंट के लिए जिम्मेदार है? तो देखिए सुपर ईगो की अधिकता, मुख्य रूप से सिगमंड फ्राइड के द्वारा अपन देखते हैं। तो यहाँ पर जो मन है उसके अंदर अलग अलग 3 लेवल जो व्यक्तित्व के उभर करके आते हैं कारक के रूप में। तो उसके अंदर इड होता है, इसके बाद में ईगो और सुपर ईगो, सुपर ईगो, सुपर ईगो ये रहते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है मुख्य रूप से कि इड जो है ये और सुपर ईगो, ईगो है वो तो बैलेंस बना करके रखता है। सुपर ईगो की अधिकता जहाँ होती है वहाँ व्यक्ति क्या करता है? नैतिक मूल्यों का पालन करता है, अधिक नैतिक मूल्यों का पालन अधिक करता है,
ठीक है, और एक तरह से सामाजिक मूल्यों को ही आदर्श मानता है अपना। तो यहाँ पर तो बैड मैनेजमेंट होने की जो घटना है वो सुपर ईगो से जोड़ करके नहीं देखी जा सकती, यानी कि सुपर ईगो की अधिकता नहीं हो सकती। इसके बाद में आकांक्षा की कमी, तो आकांक्षा की कमी से भी बैड मैनेजमेंट की कैटेगरी के अंदर नहीं जाया जा सकता। इसके बाद में अपन देखते हैं ब्रह्म, तो ये तो एक अलग ही लेवल निकल करके आता है व्यक्तित्व के अंदर, तो ये भी यहाँ पर बैड मैनेजमेंट के अंतर्गत नहीं जाएगा। इड जो है इसके अंदर क्या होता है, मुख्य रूप से जो व्यक्ति होता है वो स्वयं का, यानी कि मुख्य रूप से वो क्या करता है, अपनी ही मर्जी, अपनी मनमर्जी का मालिक होता है। और मन मर्जी का मालिक होता है तो वो सारे के सारे समस्त अनैतिक जो कार्य होते हैं उन अनैतिक कार्यों के कारण, और वो क्या करता है, मुख्य रूप से अपने ऐशो आराम की जो क्रियाएं हैं उनके अंदर लिप्त रहता है। और ऐसा होने के कारण उसके व्यक्तित्व के अंदर क्या पाया जाता है, बैड मैनेजमेंट पाया जाता है, बुरा प्रबंधन पाया जाता है। इसलिए मुख्य रूप से बुरे प्रबंधन के लिए जो कारक जिम्मेदार है इनमें से, तो वो कारक कौन सा हो जाएगा, इड हो जाएगा, यानी कि इदम हो जाएगा। ठीक है, तो अपना आंसर जाएगा डी। इसके बाद में अपन चलते हैं अगले क्वेश्चन के अंदर। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर अपन देखो क्या देखते हैं, व्यक्तित्व मापन के लिए निम्न में से कौन सा व्यक्तिनिष्ठ परीक्षण है। ठीक है, प्रक्षेपी विधियां हैं, उसके बाद में व्यक्तिनिष्ठ या आत्मनिष्ठ विधियां हैं, उसके बाद में वस्तुनिष्ठ विधियां हैं। इस प्रकार से व्यक्तित्व मापन की अलग अलग विधियां हैं। अब जैसा मैंने कहा, पिछला भी एक क्वेश्चन ऐसा था, उसके अंदर प्रक्षेपी विधियां हैं, उससे जुड़ी हुई चीज़ अपन ने कहानी रचना देखी थी। तो रोरसा परीक्षण, तो IBT टेस्ट, इंक ब्लॉट टेस्ट हर्मन रोरसा के द्वारा दिया गया, ये प्रक्षेपी विधियों के अंतर्गत आता है। फिर थैमेटिक एप्रिसेप्शन परीक्षण TAT, जो मॉर्गन और मूरे के द्वारा मुख्य रूप से दिया गया, और उसके बाद में जो मॉर्गन हैं उन्होंने उसको और ज़्यादा डेवलप करने का कार्य किया। उसके बाद में अपन देखते हैं शब्द साहचर्य विधि। तो शब्द साहचर्य विधि आती है, वो भी मुख्य रूप से वस्तुनिष्ठ विधियों के अंतर्गत आती है, वस्तुनिष्ठ विधियों के अंतर्गत आएगी ये। और मुख्य रूप से ये भी देखते हैं अपन कि साहचर्य मेथड, मुक्त साहचर्य विधि को अगर अपन मान करके चलें तो वो भी मनोविश्लेषणात्मक विधियों के अंतर्गत आती है। लेकिन जीवन कथा विधि या जीवन गाथा विधि, जीवन व्रत विधि, ठीक है, ये जो आती है केस स्टडी मेथड जो आता है, ये मेथड किसके अंदर आएगा, ये मेथड मुख्य रूप से जो टाइडमैन के द्वारा दिया गया, ये टाइडमैन द्वारा दिया गया यह मेथड है, जीवन कथा परीक्षण है, वो व्यक्तित्व मापन की कौन सी विधि है, व्यक्तिनिष्ठ विधि है। ठीक है, यह आत्मनिष्ठ परीक्षण है। 3rd ग्रेड एग्जाम 2012 के अंदर पूछा हुआ प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ से क्वेश्चन है वो घूम करके लैंग्वेज चेंज कर दी जाती है, आंसर के ऑप्शन हैं वो चेंज किए जाते हैं। मुख्य रूप से जो जवाब निकलता है, जैसे यहाँ 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन्हीं 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन उठाया और उससे संबंधित नया क्वेश्चन बना करके और RPSC डालती है, या फिर जो अपना कर्मचारी चयन बोर्ड है वो डालता है। तो कोई बहुत ज़्यादा परिवर्तन होना नहीं होता है। क्वेश्चन की प्रैक्टिस है वो मुख्य रूप से प्रैक्टिस का आधार अपना क्या होना चाहिए, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वही मुख्य रूप से अपना आधार होना चाहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एक ऐसी की है जिसके द्वारा अपने मनोविज्ञान को बहुत ही मजबूत कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं 7वें क्वेश्चन के अंदर। GW आलपोर्ट की डेफिनेशन व्यक्तित्व की बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिससे देखेंगे आप बार बार कितने क्वेश्चन आए हुए हैं। आलपोर्ट द्वारा दी गई व्यक्तित्व की परिभाषा में निम्न में से कौन सा वाक्यांश शामिल नहीं है, वाक्य का कौन सा अंश शामिल नहीं है। ग्रेड 3rd 2023 के अंदर पूछा हुआ प्रश्न है। तो देखो आलपोर्ट ने मुख्य रूप से जो व्यक्तित्व की परिभाषा दी वो क्या दी कि व्यक्तित्व है वो मुख्य रूप से क्या होता है, मनोदेहिक गुणों का व्यक्तित्व है। आलपोर्ट के अनुसार व्यक्तित्व मनोदेहिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है, गत्यात्मक संगठन है, जो क्या है, अपूर्व, या अपन यूं कह सकते हैं कि पहले से जो अघोषित है, इस प्रकार का अपूर्व समायोजन, अपूर्व समायोजन का निर्धारक है, अपूर्व समायोजन का निर्धारक है, अपूर्व समायोजन का निर्धारक है। तो यहाँ पर देखो मनोदेहिक गुण,
ये शब्दावली आती है। गत्यात्मक संगठन, ये भी शब्द इस परिभाषा के अंदर आता है। और अपूर्व समायोजन, ये शब्द भी इसके अंदर आते हैं। तो वाक्य के ये सभी अंश, गतिशील संगठन या गत्यात्मक संगठन, एक ही बात है। मनोदेहिक व्यवस्था या फिर मनोदेहिक गुण, एक ही बात है। अपूर्व समायोजन, ये भी इसके अंदर शामिल होता है। लेकिन व्यक्तिगत विभिन्नता है, वो व्यक्तित्व का एक अलग पार्ट है, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति है उसके अंदर अलग अलग विशेषताएं पाई जाती हैं, अलग अलग गुण पाए जाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति का सोचने का अभिरुचि, अभिवृत्ति सभी क्या पाए जाते हैं, अलग अलग पाए जाते हैं। तो ये जो चीज़ है वो ऑलपोर्ट की व्यक्तित्व की परिभाषा के अंतर्गत शामिल नहीं होता है। तो अपना राइट आंसर कौन सा चला जाएगा, डी, यानी व्यक्तिगत विभिन्नता। ये जो शब्दावली है वो ऑलपोर्ट की व्यक्तित्व की परिभाषा के अंतर्गत शामिल नहीं होती। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए देखते हैं आगे अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर देखिएगा क्या है। ऑलपोर्ट के अनुसार व्यक्तित्व, यही चीज़ फिर से रिपीट होकर के ग्रेड 3 एग्जाम 2013 के अंदर व्यक्तित्व क्या है। तो व्यक्तित्व गत्यात्मक संगठन है, संगठित मनोदेहिक तंत्र हैं या गुण है, अपूर्व समायोजन है। तो क्या होता है व्यक्तित्व की उसी परिभाषा के अंदर कि व्यक्तित्व क्या है, मनोदेहिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है जो अपूर्व समायोजन स्थापित करता है। तो ये सभी चीज़ें ऑलपोर्ट की व्यक्तित्व की परिभाषा के अंतर्गत शामिल होती हैं। तो ये सारी चीज़ें किस में आएंगी, व्यक्तित्व के निर्धारण के अंतर्गत आएंगी, अर्थात व्यक्तित्व की व्याख्या करने के अंतर्गत आएंगी। ठीक है, तो अपना यहाँ पर राइट आंसर कौन सा चला जाएगा, डी चला जाएगा। तो बिल्कुल जो एग्जाम्स हैं उनके अंदर क्वेश्चन हैं वो रिपीट होते हैं, बार बार रिपीट होते हैं। केवल क्वेश्चन के पूछने का थोड़ा सा तरीका है, ढंग है, वो चेंज कर दिया जाता है। अब देखते हैं अपन आगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर देखिए क्या कहता है। ऑलपोर्ट के अनुसार व्यक्तित्व गत्यात्मक संगठन है। किसका गत्यात्मक संगठन है, पीटीआई 2023 के अंदर पूछा हुआ प्रश्न है। सामाजिक तंत्र का, मनोदेहिक तंत्र का। अब देखो कहीं पर मनोदेहिक संगठन कह दिया जाता है, ठीक है, कहीं पर मनोदेहिक गुण कह दिया जाता है, कहीं पर मनोदेहिक तंत्र कह दिया जाता है। ये शब्द थोड़े थोड़े घुमा करके दे दिए जाते हैं कैंडिडेट को कंफ्यूज करने के लिए, जबकि मीनिंग उनका वही रहता है, मनोवैज्ञानिक तंत्र का या फिर देहिक तंत्र का। तो देखिए मुख्य रूप से ऑलपोर्ट के अनुसार व्यक्तित्व है वो मनोदेहिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है। मनोदेहिक गुणों का, उसी के स्थान पर क्या यूज कर लिया, तंत्र शब्द यूज कर लिया। तो अपना राइट आंसर कौन सा चला जाएगा, बी ऑप्शन है वो राइट आंसर ही चला जाएगा। तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होते हुए और अपन लगातार क्वेश्चंस की लैंग्वेज को समझेंगे और लैंग्वेज समझ करके अपन ये निर्धारण करेंगे कि क्वेश्चन है वो किस टॉपिक से टच करते हुए पूछा जा रहा है। अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर देखो, व्यक्तित्व के मापन के लिए 16 PF, 16 पर्सनैलिटी फैक्टर प्रश्नावली किसने विकसित करी। तो ये तो सीधा सीधा अपने को आंसर है वो याद होना चाहिए। तो मुख्य रूप से शील गुणों की बात करते हैं ऑलपोर्ट, केटल, ये दोनों शील गुणों की बात करते हैं। और शील गुणों की बात करते हुए 16 मुख्य शील गुण हैं वो बताए जाते हैं RB केटल के द्वारा। और इन केटल ने ही क्या किया, मुख्य रूप से व्यक्तित्व के मापन के लिए और 16 PF प्रश्नावली एक क्वेश्चनरी का निर्माण किया। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, केटल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर देखिएगा क्या आ रहा है मुख्य रूप से कि निम्न में से कौन सा उपागम व्यक्तित्व सिद्धांतों से संबंधित नहीं है। यानी कि व्यक्तित्व के जो अलग अलग सिद्धांत दिए गए वो सिद्धांत किन किन फैक्टर से जुड़े हुए हैं। तो शील गुण उपागम, तो बिल्कुल व्यक्तित्व के शील गुण सिद्धांत ऑलपोर्ट, केटल और मिश्रित सिद्धांत है वो आइजेंक के द्वारा दिए गए। प्रकार सिद्धांत यानी कि टाइप थ्योरी, प्रकार उपागम या टाइप उपागम, तो ये भी मुख्य रूप से जो अपने क्रेस्मर हैं, सेल्डन हैं, जुंग हैं, इन सभी के सिद्धांत हैं वो क्या हैं, प्रकार सिद्धांतों के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद में अपन देखते हैं मानवतावादी उपागम। तो मानवतावादी सिद्धांतों के अंदर भी अब्राहम मैस्लो के द्वारा दिए गए जो सिद्धांत होते हैं व्यक्तित्व से संबंधित वो इसके अंतर्गत शामिल होते हैं। लेकिन एक तंत्रात्मक सिद्धांत कोई सा भी व्यक्तित्व के सिद्धांतों के अंतर्गत शामिल नहीं है। तो फिर अपना व्यक्तित्व के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है तो कौन सा नहीं है, एक तंत्रात्मक उपागम जो है वो व्यक्तित्व सिद्धांतों से संबंधित नहीं है। ग्रेड 2 2023 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये इन्हीं क्वेश्चनों से क्या बनती है, साइकोलॉजी की समझ है वो अपनी विकसित होने लगती है। जब अपन बार बार क्वेश्चन निकालते हैं किसी टॉपिक से जुड़े हुए तो वो टॉपिक अपना क्या हो जाता है, एकदम से स्ट्रॉन्ग बन जाता है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, देखिए कि अंतर्मुखता बहिर्मुखता व्यक्तित्व का लक्षण, शब्दों के ऊपर जाना है, निम्न के द्वारा प्रस्तावित है। तो मुख्य रूप से यहाँ पर देखिए, जहाँ भी अंतर्मुखता बहिर्मुखता बात आती है, अपना दिमाग सीधा का सीधा कहाँ घूमता है, जुंग या अपन कहें युंग, यहाँ अपना माइंड है वो जाकर के सेट होता है। लेकिन ये तो ऑप्शन ही नहीं है। अब ये ऑप्शन नहीं है, अगर ये ऑप्शन होता तो भी अपने को इस सेंटेंस को अच्छी तरह से समझना था। अंतर्मुखता बहिर्मुखता व्यक्तित्व का लक्षण निम्न में से किसके द्वारा दिया गया, तो यहाँ पर देखिए हैंस आइजेंक, आरबी केटल, आलपोर्ट, कार्ले रोजर्स। तो इनमें से देखो मुख्य रूप से हैंस आइजेंक जो हैं, इन्होंने 3 प्रकार के व्यक्तित्व के लक्षण बताए थे और उनके अंदर अंतर्मुखता बहिर्मुखता, ठीक है। उसके बाद मुख्य रूप से जो अपन यूँ कहें कि मानसिक विकृति और संवेग स्थिरता और मनस्थापिता और परम या परा अहम, इस प्रकार के 3 अलग अलग युग्म बताए। उन युग्म में से पहला युग्म जो आइजेंक के द्वारा दिया गया था मिश्रित सिद्धांत के अंतर्गत, तो उसमें कौन सा था, अंतर्मुखता बहिर्मुखता था। तो जो व्यक्तित्व के अलग अलग प्रकार बताए, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी, और उनका एक मिक्स रूप है उभयमुखी, इनकी बात तो किसने की थी, जुंग या युंग ने की थी। व्यक्तित्व के जो प्रकार सिद्धांत के अंतर्गत आएगा वो तो, जबकि यह है शील गुण सिद्धांत में। तो अंतर्मुखता और बहिर्मुखता नामक जो गुण हैं, ये लक्षण किसके द्वारा प्रतिपादित किए गए, तो हैंस आइजेंक के द्वारा ये प्रतिपादित किए गए। तो अपना राइट आंसर कौन सा जाएगा, ए आंसर जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही मज़ा हुआ क्वेश्चन है वो है ये, जो रीट एग्जाम 2018 के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो लगातार अपन देखेंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन है वो एग्जाम्स के अंदर पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, देखो अंतर्मुखी बहिर्मुखी तथा उभयमुखी। यहाँ मुख्य रूप से जो अपना आंसर है वो तो जैसा मैं पहले चर्चा कर चुका हूँ कि आंसर तो कौन सा चला जाएगा, युंग या फिर जुंग अपना आंसर हो जाएगा। लेकिन इन्होंने मुख्य रूप से ये सिद्धांत दिया तो उसके अंदर अंतर्मुखी और बहिर्मुखी, इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट, इन 2 प्रकार के व्यक्तित्वों की बात करी थी। लेकिन आधुनिक समय के अंदर क्या है कि एक उभयमुखी व्यक्तित्व है जो इन दोनों का मिश्रित रूप होता है, ये भी इसके अंदर शामिल किया जाता है। तो जुंग के व्यक्तित्व सिद्धांत के अंदर यदि अपन अंतर्मुखी बहिर्मुखी की बात करते हैं तो वो भी शामिल होते हैं, और यदि उभयमुखी की भी बात करें तो ये भी इसी के अंदर ऐड होता है। तो इस प्रकार से अपने 13वें क्वेश्चन का आंसर क्या चला जाएगा, जुंग, जो अंतर्मुखी बहिर्मुखी और उभयमुखी सिद्धांतों की बातें करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 ये 12वां क्वेश्चन रिपीट हो गया, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, चलो इसके अंदर अपना आंसर वही अंतर्मुखता और बहिर्मुखता, अंतर्मुखता बहिर्मुखता का जो सिद्धांत है, यानी कि मुख्य रूप से ये लक्षण, इस गुण की बात है वो तो कौन करते हैं, हैंस आइजेंक करते हैं। ये ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर देखिएगा क्या बात निकल के आती है, निम्न में से कौन सा क्रेसमर के द्वारा शरीर रचना सिद्धांत के अकॉर्डिंग देते हैं, क्रेसमर के द्वारा प्रस्तुत व्यक्तित्व का प्रकार नहीं है। तो क्रेसमर के जो सिद्धांत है, क्रेसमर का जो शरीर रचना सिद्धांत है, यानी शरीर का निर्माण, शरीर का जो ढांचा है, उसके अकॉर्डिंग जो सिद्धांत दिया गया, HM एग्जाम 2021 के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन, PTI 2019 के अंदर भी पूछा हुआ क्वेश्चन। तो पिकनिक, एस्थेनिक, एथलेटिक, एंडोमॉर्फिक, तो इनके अंदर देखो पिकनिक ये भी क्रेसमर के द्वारा दिया हुआ एक प्रकार है व्यक्तित्व का, एस्थेनिक भी एक प्रकार है, एथलेटिक भी है, और एक चौथा क्रेसमर के द्वारा जो व्यक्तित्व के प्रकार बताए गए वो 4 प्रकार के व्यक्तित्व बताए गए, पिकनिक, एस्थेनिक, एथलेटिक और एक डायप्लास्टिक, ठीक है। तो इस प्रकार से 4 प्रकार का व्यक्तित्व क्रेसमर के द्वारा बताया गया। जबकि एंडोमॉर्फिक ये जो व्यक्तित्व है वो किसके द्वारा दिया गया, सेल्डन के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा, सेल्डन के द्वारा। एंडोमॉर्फिक, मीजोमॉर्फिक और एक्टोमॉर्फिक। तो ये जो 3 प्रकार बताए गए वो किसके द्वारा, सेल्डन के द्वारा बताए गए। और पिकनिक, एस्थेनिक, एथलेटिक और डायप्लास्टिक ये किसके द्वारा बताए गए, क्रेसमर के द्वारा बताए गए। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्रेसमर के द्वारा प्रस्तुत व्यक्तित्व का प्रकार कौन सा नहीं है, तो एंडोमॉर्फिक नहीं है। अपना राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 अपना क्या कहता है, देखिए निम्न में से कौन सा व्यक्तित्व के गुण सिद्धांत
वही शील गुण सिद्धांत यानी कि ट्रेड थ्योरी के अंतर्गत नहीं आता है, इसमें शामिल नहीं है। यूपी टेट 2020 के अंदर पूछा हुआ प्रश्न है। तो देखिएगा सिगमंड फ्राइड, आइजेंक, केटल और आलपोर्ट। तो देखिएगा मुख्य रूप से केटल और आलपोर्ट ये तो शील गुण सिद्धांत के अंतर्गत हैं ही हैं। आइजेंक है वो प्रकार सिद्धांत और शील गुण सिद्धांत इन दोनों से जुड़े हुए हैं, यानी कि इनका सिद्धांत है वो मिश्रित सिद्धांत है, लेकिन इनको भी अपन शील गुण सिद्धांत से अलग नहीं कर सकते। बट सिगमंड फ्राइड यहाँ पर जाता है तो सिगमंड फ्राइड क्या है, बिल्कुल मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत देते हैं। क्या देते हैं, व्यक्तित्व का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत देते हैं। तो इनका जो शील गुण सिद्धांत है उनसे कोई संबंध नहीं है। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए सिगमंड फ्राइड या फ्राइड अपना राइट आंसर बन जाएगा 16वें क्वेश्चन के लिए ए ऑप्शन। नेक्स्ट बात करते हैं अपन अगले क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, व्यक्तित्व का कौन सा भाग समाज के नैतिक मूल्यों और आदर्शों के आधार पर विकसित होता है। नैतिक मूल्य और आदर्श इनकी बात। तो देखिएगा ग्रेड 3 2014 के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है, इड, ईगो, सुपर ईगो और लिपिडो। तो इनके अंदर देखिए इड जो है यानी कि इदम जो है यह तो मुख्य रूप से बात ही क्या करता है, अपने अधिकार की स्वतंत्र मौज मस्ती की बात करता है, नैतिक मूल्यों की बातें नहीं करते हैं। इड जो है या इदम है इसको तो व्यक्ति के अंदर डेविल इन मैन, ठीक है, व्यक्ति में राक्षसी गुणों की बात करते हैं ये तो। इसके बाद में अहम जो है ये मैन इन मैन यानी कि व्यक्ति के अंदर व्यक्ति अर्थात एक बिल्कुल संतुलित सदा हुआ व्यक्तित्व है वो इसके अंदर अहम के अंतर्गत होता है। लिबिडो जो है वो लिबिडो मुख्य रूप से जो मनुष्य के अंदर काम प्रवृत्ति होती है, काम प्रवृत्ति उनकी एक मूल शक्ति है, वो क्या होती है, लिबिडो होती है। एक केंद्र जो है वो लिबिडो होता है। लेकिन समाज में नैतिक मूल्यों और आदर्शों के आधार पर जो व्यक्तित्व का भाग विकसित होता है वो कौन सा है, परा अहम या परम अहम यानी कि अपन कहें सुपर ईगो है। सुपर ईगो जो है इसके मुख्य गुण क्या होते हैं, जिसमें सुपर ईगो हावी होता है वो समाज के नैतिक मूल्यों और आदर्शों के अनुसार ही अपने जो व्यवहार है उसको सुनिश्चित करता है। तो यहाँ पर अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन, परा अहम यानी कि सुपर ईगो या इसको परम अहम भी अपन कह सकते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 18, फ्राइड के अनुसार किस अवस्था में बच्चे का ध्यान जननांगों की तरफ ही जाता है। तो देखिए सिगमंड फ्राइड ने और जो मुख्य रूप से विकास की 5 अवस्थाएं बताई, 5 अवस्थाओं के अंदर नंबर 1 थी मुख्य अवस्था, नंबर 2 गुदावस्था, नंबर 3 लैंगिक प्रधान या लिंग प्रधान अवस्था फेलिक स्टेज, उसके बाद में नंबर 4 थी प्रसुप्त अवस्था और नंबर 5 इसके अंदर थी जननिक अवस्था। जननिक अवस्था मुख्य अवस्था जो 0 से लेकर के 1.5 वर्ष तक, ये 1.5 से लेकर के 3 वर्ष तक, लिंग प्रधान अवस्था 3 से लेकर के 5-6 वर्ष तक, ये 6 से लेकर के प्रसुप्त अवस्था है वो 6 से 12 वर्ष तक, जननिक अवस्था है वो 12 वर्ष के बाद जो अपनी परिपक्व अवस्था आती है वहाँ तक चलती है। तो देखिएगा मुख्य रूप से यहाँ पर जो लिबिडो का केंद्र यानी कि फ्राइड है वो बात करते हैं, वो मुख्य रूप से काम प्रवृत्ति की बात करते हैं और काम प्रवृत्ति का मुख्य शक्ति या प्रेरक है वो किसको बताते हैं, लिबिडो को बताते हैं। लिबिडो का मुख्य केंद्र 0 से 1.5 वर्ष तक जो रहता है वो मुख रहता है यानी मुख्य अवस्था होती है। काम प्रवृत्ति की संतुष्टि का जो केंद्र होता है वो मुख होता है। उसके बाद में जो केंद्र है वो क्या होता है, गुदा एनस होता है, एनल स्टेज आती है ये। लेकिन लिंग प्रधान अवस्था जिसको लैंगिक अवस्था के नाम से जाना जाएगा, इसके अंदर मुख्य रूप से जो ओडिपस जो ग्लैंड है, ठीक है, ये और जो अपनी इलेक्ट्रा ग्लैंड हैं वो अलग अलग बालक बालिकाओं के अंदर विकसित होती हैं और उसके अंदर विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण है। जैसे लड़की है उसका पिता से प्रेम होना, लड़के का माता से अधिक प्रेम होना, ये सभी चीज़ें हैं वो किस अवस्था के अंदर आती हैं, लैंगिक अवस्था के अंतर्गत आती हैं। तो यहाँ इन अवस्थाओं के अकॉर्डिंग जब अपन अपना आंसर देखते हैं तो अपना आंसर कहाँ जाएगा, जननांगों की तरफ ध्यान जिस अवस्था में जाता है तो फेलिक स्टेज यानी कि लैंगिक अवस्था होती है। तो अपना राइट आंसर क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा। चलिए बात करते हैं आगे अगले 19वें क्वेश्चन की, सेकंड लास्ट क्वेश्चन अपना आज का। तो देखिएगा वह प्रथम मनोवैज्ञानिक जिसने मानव व्यक्तित्व के अवचेतन या अचेतन मन जो है
अनकॉन्शियस माइंड जो है उसकी व्यवस्थित रूप से छानबीन की या छानबीन करने का प्रयास किया। सेकंड ग्रेड एग्जाम 2019 के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है आरपीएससी के द्वारा। ये ई एल थॉर्नडाइक, मैक्स वर्दिमर, सिगमंड फ्राइड और अल्बर्टे बांडुरा। तो इनके अंदर मुख्य रूप से क्या है कि व्यक्तित्व के अवचेतन मन, चेतन मन, अचेतन मन, इन सब की अचेतन मन, इनकी बात जो करते हैं वो कौन है? सिगमंड फ्राइड। और सिगमंड फ्राइड ये बताते हैं कि मुख्य रूप से चेतन पार्ट जो होता है, चेतन मन यानी कि कॉन्शियस माइंड होता है, वो 1/10 यानी कि 10% पार्ट होता है। और जो अचेतन मन होता है ये मुख्य रूप से 9/10 यानी कि 90% यही होता है। तो मुख्य रूप से अवचेतन पार्ट के ऊपर जो महत्वपूर्ण खोजबीन करी इन्होंने बर्फ के पहाड़ का सिद्धांत भी, कि जिस प्रकार से पानी के अंदर अपन ये देखेंगे ये समुद्र है, इस समुद्र के अंदर इस प्रकार से यूं कोई स्ट्रक्चर है तो इसका बहुत ही कम पार्ट, ये ऊपर वाला पार्ट 1/10, जिस प्रकार से बर्फ़ पानी के ऊपर तैर रही होती है तो थोड़ा सा पार्ट ऊपर होता है, बाकी वो जो उसका ब्लॉक होता है वो अंदर पानी के अंदर डूबा रहता है। तो यहाँ बाहर जो पार्ट है उसकी चेतन मन से तुलना करी थी, और अंदर ये जो 9/10 यानी कि 90% पार्ट है उसकी चर्चा इन्होंने किससे करी थी? अनकॉन्शियस माइंड से करी थी। तो इसकी बहुत ज़्यादा जो रिसर्च है इसके ऊपर किसके द्वारा की गई थी? अवचेतन मन के ऊपर, तो सिगमंड फ्राइड के द्वारा की गई थी। अवचेतन मन जो है उसकी व्याख्या के लिए उन्होंने मुख्य रूप से जो मुक्त साहचर्य विधि है, स्वप्न विश्लेषण विधि है, सम्मोहन विधि है, इस प्रकार की कुछ विधियों की भी इन्होंने चर्चा करी है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन बनता है यहाँ पर। इससे जुड़ा हुआ अन्य क्वेश्चन है वो भी आरपीएससी है वो पूछ सकती है घुमा करके। अब देखिएगा आज की इस क्लास का अपना लास्ट क्वेश्चन है, व्यक्तित्व के विकास को समझाने के लिए किसने एडिपस कॉम्प्लेक्स, एडिपस और इलेक्ट्रा जो ग्रंथियां हैं, ठीक है, ये एडिपस या एडिपस इस प्रकार से लिखा जाता है। लिखने के अंदर वर्ड है वो हिंदी जब इसका लिखा जाता है इंग्लिश प्रोनाउंस का तो ये यूँ थोड़ा बहुत बदल जाता है। तो ये संप्रत्यय जो है इसका प्रयोग किसने किया? एडिपस कॉम्प्लेक्स या एडिपस ग्लैंड है, इसका ये कंसेप्ट है वो किसके द्वारा दिया गया? तो G.H. मीड, C.H. कूले, E. दुर्खिम और सिगमंड फ्राइड, S. फ्राइड। तो मुख्य रूप से जो लैंगिक अवस्था है उसी के अंदर फेलिक स्टेज के अंदर ही एडिपस और इलेक्ट्रा ग्लैंड, एडिपस जो कि मुख्य रूप से लड़कों के अंदर, ठीक है, लड़कों में ये ग्रंथि विकसित होती है जिसके अंदर वो अपनी माँ से अधिक प्रेम करता है जबकि पिता से क्या करता है? घृणा करता है। तो इस प्रकार की स्टेज जहाँ आती है इसको एडिपस कॉम्प्लेक्स या एडिपस ग्लैंड कहा गया। और ये बात किसके द्वारा कही गई, किसके द्वारा प्रयुक्त किया गया ये संप्रत्यय? तो ये सिगमंड फ्राइड के द्वारा किया गया। तो अपना राइट आंसर कौन सा बन जाएगा? डी ऑप्शन है वो राइट आंसर बन जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये 20 क्वेश्चन की जो आज की क्लास है वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही रोचक और बहुत ही यूँ कहेंगे कि आपके आत्मविश्वास को बढ़ाने वाली रहेगी। और लगातार ऐसी क्लासेज के लिए चैनल के ऊपर जुड़े रहें आप, समय समय के ऊपर ऐसी क्लासेज आपको मिलती रहेंगी। और चैनल के ऊपर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने ग्रुप्स के अंदर शेयर करें, अपने साथियों को बताएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा, और ये जो निःशुल्क मुहिम है जितना भी मेरे द्वारा मैक्सिमम प्रयास हो सकेगा उतना प्रयास मैं करूँगा, मैक्सिमम चीज़ें हैं उनको कवर करने का। तो लगातार चैनल के ऊपर प्यार प्रेम अपना बनाए रखें और अपने अध्ययन को जारी रखें। वीडियो पर जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर से, शुक्रिया।